प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में लौह युगीन संस्कृति के विषय में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में अयस नामक एक ही धातु का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में लाल अयस तथा श्याम अयस नामक दो धातुओं का उल्लेख है। वाजस्नेवी संहिता में लौह तथा ताम्र शब्द प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि भारत में लौह काल की शुरुआत करने वाले लोग पामीर के पठार की ओर से आए थे और हिमालय से नीचे उतरकर दक्षिण पश्चिम की ओर चलते चलते महाराष्ट्र तक फैल गए। मानव के जीवन को सुखमय बनाने तथा सभ्यता संस्कृति की उन्नति में किसी अन्य धातु से उतनी सहायता नहीं मिली जितनी लोहे से मिली है। लोहे के उपकरण कांस्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक मजबूत सिद्ध हुए हैं। लौह काल का निर्धारण करते हुए विद्वानों की धारणा है कि इसका प्रारंभ ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ होगा। ईसा पूर्व 800 में लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा। लौह उत्पादन की प्रक्रिया ज्ञान भारत में बाहर से नहीं आया। कतिपय विद्वानों के अनुसार लौह उद्योग का प्रारंभ मालवा एवं बनास संस्कृतियों से हुआ। कर्नाटक के धारवाड़ जिले से ईसा पूर्व 1000 के लोहे के अवशेष मिले हैं। लगभग इसी समय गांधार क्षेत्र में लोहे का उपयोग होने लगा। लौहकालीन प्रारंभिक बस्तियों के अंतर्गत सिंधु गंगा विभाजक तथा ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र में चित्रित धूसर भांड संस्कृति इस क्षेत्र की विशेषता है। अहित छत्रपुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, नोह, काम्पिल्य, चखेड़ा आदि से इस संस्कृति का विशेष प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर भांड संस्कृति एक महीन चूर्ण से बने हुए हैं। ये भांड चाक से निर्मित हैं। इनमें अधिकांश प्याले और तश्तरियाँ हैं। इन भांडों का पृष्ठभाग चिकना है तथा रंग धूसर से लेकर राख के रंग के बीच का है। इनके बाहरी तथा भीतरी तल काले और गहरे चॉकलेटी रंग से रंगे गए हैं। खेती के उपकरणों में जखेड़ा में लोहे की बनी कुदाली तथा हंसिया प्राप्त हुई हैं। हस्तिनापुर के अतिरिक्त अन्य समस्त क्षेत्रों में लोहे की वस्तुएं मिली हैं। अतरंजी खेड़ा से लोहे की 135 वस्तुएं प्राप्त की गई हैं। हस्तिनापुर तथा अतरंजी खेड़ा में उगाई जाने वाली फसलों के प्रमाण मिले हैं। हस्तिनापुर में केवल चावल और अतरंजी खेड़ा में गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मध्य भारत के अंतर्गत नागदा तथा एर्ण इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इस युग में इस क्षेत्र में काले भांड प्रचलित थे। पुराने ताम्रपाषाण कालीन युग के तत्व इस काल में प्रचलित रहे। इस स्तर पर 112 प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। कुछ नए मृत भांडों का भी इस युग में प्रचलन रहा। घर कच्ची ईंटों से बनते थे। तांबे का प्रयोग छोटी वस्तुओं के निर्माण तक सीमित था। नागदा से प्राप्त लोहे की वस्तुओं में दुधारी, छुरी, कुल्हाड़ी, खोल, चम्मच, चौड़े फलक वाली कुल्हाड़ी, अंगूठी, कील, तीर का सिरा, भाले का सिरा, चाकू, दरांती इत्यादि सम्मिलित हैं। एरण में लौह युक्त स्तर की रेडियो कार्बन तिथियाँ निर्धारित की गई हैं जो ईसा पूर्व 100 से 800 ईसा पूर्व के बीच की हैं। मध्य निम्न गंगा क्षेत्र के अंतर्गत पांडु, राजार, ढिबी, महिषदल, चिरंड, सोनपुर आदि हैं। यह अवस्था प्रसिद्ध ताम्रपाषाणकालीन अवस्था के क्रम में आती है। इसमें काले लाल भांड देखने को मिलते हैं। लोहे का प्रयोग नई उपलब्धि है। महिषदल में लौह स्तर पर सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। यहाँ से धातु मूल के रूप में लोहे की स्थानीय ढलाई का प्रमाण मिलता है। महिषदल में लोहे की तिथि ईसा पूर्व 750 ईसा पूर्व के लगभग की है। दक्षिण भारत में प्रारंभिक कृषक समुदायों की बस्तियां ईसा पूर्व 3000 में दिखाई देती हैं। यहाँ मानव के आखिर संग्रहण अर्थव्यवस्था से खाद्योत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर क्रमबद्ध विकास के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य संकेत देते हैं कि उस काल में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पिनेरू तथा कावेरी नदियों के निकट मनुष्य की बसावट हो चुकी थी। ये क्षेत्र शुष्क खेती तथा पशुचारण के लिए उपयुक्त थे। इस युग में पत्थरों की कुल्हाड़ियों को घिसकर और चमकाकर तैयार किया जाता था। इस युग का उद्योग पत्थरों की कुल्हाड़ियों का उद्योग कहा जा सकता है। इन बस्तियों के लोग ज्वार बाजरा की खेती करते थे। इन बस्तियों में सभ्यता के 3 चरण मिले हैं। प्रथम चरण ईसा पूर्व 2500 से 1800 ईसा पूर्व, द्वितीय चरण 1800 से 1500 ईसा पूर्व, तृतीय चरण 1500 से 1100 ईसा पूर्व। इनमें क्रमशः पत्थर, ताम्रकांस्य एवं लोहे के औजार प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन बस्तियां तथा ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां लौह युग के आरंभ होने तक अपना अस्तित्व बनाए रहीं। महाराष्ट्र में भी ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां लौह युग के आरंभ होने तक अपना अस्तित्व बनाए रहीं।
ब्रह्मगिरी, टिकलीहल, संगनाकल्लू, मास्की, हल्लूर, पोयमपल्ली आदि में भी ऐसी ही स्थिति थी। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण टिकलीहल तथा हल्लूर की खुदाई एवं ब्रह्मगिरी के शवाधानों के आधार पर निश्चित किया गया है। इन शवाधानों के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं काले एवं लाल मृदभांड तथा फीके रंग के भूरे तथा लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये मृदभांड जोरवे के मृदभांडों जैसे हैं। टेकवाड़ा महाराष्ट्र से भी ऐसे ही पाषाण प्राप्त हुए हैं। कुछ बस्तियों में पत्थरों की कुल्हाड़ियों एवं फलकों का प्रयोग लौह काल में भी होता रहा। लौह युग का दक्षिण में प्रारंभ सर्वप्रथम उत्तर भारत में मिली आर्य बस्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि लोहे का प्रयोग दक्षिण के बजाय उत्तर भारत में पहले हुआ। विद्वानों की धारणा है कि लौह काल के लोग पामीर पठार की ओर से आए थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र तक फैल गए। कालांतर में मध्य प्रदेश के वनों से वे बंगाल की ओर चले गए। दक्षिण में ताम्रकांस्य काल पर जो भ्रांति है, प्रारंभिक खोजों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि दक्षिण में लौह संस्कृति का प्रारंभ पाषाण काल के बाद ही हो गया। दक्षिण में ताम्रकांस्य काल नहीं आया। हमारी राय में यह कहना उचित नहीं है। दक्षिण भारत में ताम्र पाषाण काल के बाद सीधा ही लौह काल आ गया। दक्षिण भारत में कृषक बस्तियों के दूसरे चरण ईसा पूर्व 1800 से 1500 में ताम्रकांस्य औजारों की प्राप्ति होती है। तृतीय चरण में 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक इनका बाहुल्य दिखाई देता है। इसके बाद के काल में लौह निर्मित औजारों की प्राप्ति होती है। तो यह कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में ताम्रकांस्य काल नहीं आया और सीधा लौह काल आ गया, यह संभव नहीं है। लौह काल ताम्रकांस्य काल के पश्चात ही आया। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।